एक साहब होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए होते हैं और वो अपने बेटे और अपने बहू के साथ घर पे रह रहे होते हैं। उनकी पत्नी का निधन 2-3 साल पहले किसी बीमारी के कारण हो गया था और वो अपने घर पे ही रह रहे थे। और उनकी जो बहू होती है वो बहुत अच्छी होती है और बेटा भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी थी और वो चाह रहे थे कि हमारे घर में एक नौकरानी रहे और नौकरानी काम करे। दोस्तों, उस घर में एक विमला नाम की महिला थी जो कि काम करने आया करती थी और साहब थोड़ा अलग मिजाज के थे। साहब को ऐसा नहीं था कि जिस कुएं से पानी निकल रहा हो उसमें और ज़्यादा पानी न निकाल दे। दोस्तों, अपने जमाने के शेर थे और बहुत ही खुश मिजाज आदमी थे। उम्र ज़्यादा हो चुका था लेकिन जिस चीज़ की वो सोच करते थे और डिमांड कर लेते थे उस चीज़ को हासिल करके ही रहते थे। खूबसूरत चीज़ों को उनको पाने की आदत थी और वो उस खूबसूरत चीज़ों को पाकर ही रहते थे। दोस्तों, आज की जो कहानी है कुछ हट के है। इस कहानी को आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आप सभी को बहुत ही ज़बरदस्त सीख देकर जाने वाली है। इसीलिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए मेहमान दर्शक बन के अभी अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी इलाहाबाद की है। इलाहाबाद में एक साहब रहा करते हैं जो कि बहुत अच्छे पोस्ट से रिटायर हो जाते हैं। उनका रुतबा नाम शहर में बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने बहू और बेटे के साथ अपने घर पे रहा करते हैं। उनके घर पे काम बहुत ज़्यादा होता है। उनकी बहू जो होती है करते करते दिन भर थक जाती है लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ये सब देख के उनके जो बहू का काम देखकर ससुर जो होते हैं, ससुर का नाम यानी कि साहब जी का नाम होता है हरीलाल। हरीलाल अपने बहू का काम देखकर बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। उनकी बहू जो है कि दुबली हो जाती है और कहते हैं कि बहू, हम एक नौकरानी ढूंढ लेते हैं तेरे लिए और तुमको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तुम बहुत काम करती हो, दिन भर थक जाती हो। बहू कहती है कि नहीं बाबूजी, हम सब काम कर लेंगे। लेकिन उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि नहीं, हम तेरे लिए एक बहू बहू नौकरानी खोज के ही रहेंगे। नौकरानी एक खोज के लाता है और घर पे रख देता है जिस नौकरानी का नाम विमला होता है। बहुत अच्छे ईमानदारी से उसके घर पे काम करती थी। विमला बहुत ही गरीब होती है। अब काम करती है, उसके बाद कुछ ही दिन बीते होते हैं। उसके बाद उसके बहू और बेटे, साहब के बहू बेटे शहर चले जाते हैं घूमने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए। दोस्तों, बहू और बेटे के जाने के बाद ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं साहब। और साहब दिन रात घर में बैठे बैठे बोर भी हो रहे थे और एक दिन पेपर पढ़ रहे थे और विमला चाय देकर साहब को किचन का काम करने चली जाती है। किचन में काम कर रही थी, साहब पेपर पढ़ रहे थे और चाय की चुस्की ले रहे थे और चश्मा लगाए थे। चश्मा हटा के विमला अपने कमर में साड़ी को बांधी हुई काम में बिजी थी, जल्दी जल्दी से काम कर रही थी। और साहब की नज़र विमला के पहाड़ों पे पड़ती है और देखकर विमला के पहाड़ों की तरह से नज़र नहीं हटाते हैं। इनके मन में गुदगुदी सी होने लगती है और विमला के बारे में उल्टा पुल्टा बातें सोचने लगते हैं। चश्मा के अंदर ही अंदर विमला के बारे में गलत सलत बातें सोचे जाते हैं। और साहब जी जब अपने समय पे थे तो जो कुछ उनको पसंद आता था उस चीज को हासिल करके ही रहते थे। न जाने कितनों का बैंड बजाए थे, न जाने कितने सूखे हुए तालाब में पानी डाल दिए थे। साहब जी अब वही बात सोच रहे थे, तब तक विमला की नज़र पड़ जाती है और विमला कहती है कि साहब मेरे को ऐसे दिख रहे हैं। वहाँ से हट जाती है और उसे कुछ भी नहीं लगता कि साहब क्यों देख रहे हैं। बस उसे ये लग रहा था कि लगता है मैं काम गलत कर रही हूँ, गलत तरीके से कर रही हूँ, इसके कारण साहब मुझे देख रहे हैं। उसके मन में ये चल रहा था लेकिन साहब के मन में तो कुछ अलग ही भावना चल रही थी। चाह की चुस्की लगाते हुए विमला की तरफ बहुत गौर से देखते हुए
एक बार बिमला को आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि बिमला इधर आओ। बिमला डरी हुई साड़ी कमर में बांधे हुए साहब के पास आकर नीचे बैठ जाती है, हाथ जोड़ के कहती है कि क्या साहब, मुझसे कोई गलती हो गई या कोई भूल हो गई? साहब कहते हैं कि बिमला देखो, तुमसे कोई भी भूल नहीं हुई है। तुम बताओ, आखिर तुम्हारे घर की कंडीशन कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? सब कुछ पता करने लगते हैं साहब और पूछने लगते हैं। बिमला अपना सारा काम बताती है और पूछ पड़ते हैं कि तेरा पति क्या करता है? बिमला कहती है कि मेरा पति जो है ईंट भट्ठे पर काम किया करता है और उसी से हमारे घर का गुजारा होता है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची है और एक बड़ा बच्चा है, जिस बच्चे का उम्र लगभग 16 या 17 के आसपास में हो चुका है और बच्ची का भी 8 साल हो चुकी है। और उन दोनों को हम पढ़ा रहे हैं और यही हम भी दिन में इधर उधर जो काम कर लेते हैं उससे मेरे घर के खर्चे चल जाते हैं। अब जो साहब होते हैं कहते हैं कि तुम बड़ी ही मुसीबत में रहती हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बिमला देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी। दोस्तों, साहब की नज़र बिमला के पहाड़ों पे थे और बिमला को गलत नज़रिए से चश्मा हटाए देख रहे थे और कह रहे हैं बिमला से कि बिमला, तेरे पति जो है शराब वराब पीता है? बिमला कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति जो है शराब भी पीते हैं क्योंकि वो बहुत ही मेहनत का काम करते हैं। साहब पूछते हैं कि तो तब तो तुमसे झगड़ा भी करते होंगे? बिमला कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, झगड़ा मार कुछ नहीं करते हैं। हम हमें और हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं। और साहब उसको बहकाना फुसलाना चाहते हैं लेकिन वो समझ गई थी। तब तक बिमला की नज़र फिर साहब की आंखों पर पड़ती है और बिमला समझ जाती है कि इनके अंदर कुछ भावना चल रहे हैं। उसके बाद साहब कहते हैं कि बिमला, मेरे पैरों में, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तुम मेरे पैर की मालिश कर दो। बिमला कहती है ठीक है साहब, जैसा आप कहें। बिमला दौड़कर किचन में जाती है तेल लेने के लिए। तब तक साहब कहते हैं कि तेल मत लाओ, मैं दर्द का तेल लाया हूँ, वही तुम आके मालिश कर दो। बिमला आती है, बैठ जाती है और साहब के पैरों का मालिश करने लगती है। साहब अपने जहाँ जहाँ दर्द होता है, नहीं भी होता है, वहाँ वहाँ बिमला का हाथ पकड़ के दबाते हैं। वैसे ही धीरे धीरे बिमला का हाथ कुछ अलग चीज़ों पे रखवा देते हैं और बिमला की एकदम से देह का जितना भी रोम रोम होता है सिहर जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी हाथ इधर उधर चली गई। तभी वो साहब बोल पड़ते हैं कि बिमला देखो, ये सब गलत नहीं है, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मुझे बहुत दिन हो गए किसी से मिले हुए। और मैं अपनी सारी बातों को इस बताते हैं, कहते हैं कि मैं अपने ज़माने का एक वो लड़का था, जिस चीज़ को मैं पसंद करता था वो मैं हासिल करके ही रहता था, लेकिन आज मेरा उम्र ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं डिम हो गया हूँ, धीरा हो गया हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। बिमला, एक मेरी बात मान लो, अगर तुम्हारे घर की कंडीशन को सही करना है तो हमारी बातों को मानो और हमारा साथ दो। बिमला भी थोड़े से पैसे के लिए बहक जाती है और उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद दोनों अंदर चले जाते हैं क्योंकि पूरे घर खाली था। अंदर चले जाते हैं और पैरों का मालिश करवाते करवाते जो साहब होते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और दोनों अपना जो भी करना होता है करते हैं। और फिर बिमला पैसे को लेती अपने घर चली जाती है। उसका पति भी आता है, खाना पीना खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाती है और फिर रात को आराम से सोती है। सुबह में फिर साहब के घर काम करने के लिए आती है। जैसे ही साहब के घर काम करने के लिए आती है, साहब के घर का पूरा काम करने के बाद साहब अपने पास बुलाते हैं और उससे बहुत सारे बातें भी करते हैं और कहते हैं कि बिमला, ऐसे ही हमारा साथ देते रहना, हमें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने तुमसे ये सब करने को कहा। और एक बात और मेरा सुन लो, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े घरों में ऐसे होते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो पैसों के बलबूते कुछ भी कर सकते हैं। एक गरीब लाचार महिला के साथ साहब ने पैसे की लालच देकर जो किया, दोस्तों आगे जानकर आपको हैरानी हो जाएगी, इसलिए पूरी कहानी को सुनिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चल रहा था,
लगभग लगभग 15 दिन के दिन गुजर जाते हैं। दोनों एक साथ रहते हैं, दिन भर एक साथ रहते हैं। साहब अब उसके बिना रह नहीं पाते हैं। विमला के बिना, विमला अगर लेट आती है तो साहब फोन करते हैं और कहते हैं विमला जल्दी आओ, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है। विमला के जो पति होते हैं जल्दी से भेज देते हैं, कहते हैं जाओ साहब के घर का पूरा काम बाकी है, जल्दी जाके कर दो, क्योंकि उनके बहू बेटे नहीं है, तुम्हें भी पता है। विमला जल्दी से जाती है, सारा घर का काम करती है, उसके बाद साहब के साथ अपना सोती बैठती है। दोस्तों धीरे धीरे 15 दिन का दिन खत्म हो जाता है। उसके बहू और बेटे घर आ जाते हैं। अब जब बेटा और बहू घर पे आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं और धीरे से मौका पाकर साहब विमला के पास जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। ऐसे ही चल रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इन दोनों को दिक्कत भी हो रही थी। एक दिन बहू को शक हो जाता है, बहू देख लेती है बात करते हुए और जाके अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी अब हमारे घर में नौकरानी की जरूरत नहीं है, हम बैठे बैठे मोटे हो गए हैं, 15 से 20 दिन वहां पे रहे हैं, मोटे हो गए हैं और डॉक्टर ने कहा है मुझे काम करने के लिए, अब घर पे नौकरानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सारा काम कर लूंगी। तब उसका ससुर कहता है कि नहीं बहू, घर का काम तुम नहीं करोगी, नौकरानी करेगी। लेकिन बहू बार बार जिद करती है, इसलिए साहब कुछ नहीं कहते, कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। बिमला का हिसाब दिलवा देती है और उसको कहती है कि आज के बाद से मेरे घर पे काम नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। बिमला चली जाती है मायूस होकर वहां से। अब साहब बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं, दिक्कत में हो जाते हैं। ये सब देख के उनकी बहू समझ गई थी अब पूरी तरह से कि हाँ हमारे ससुर और उस नौकरानी के बीच में कोई बात था। अपने पति से सारी बातों को कहती है। उसका पति कहता है देखो अगर घर पे वो अकेले थे तो उनको अकेलापन महसूस हो रहा होगा, घर काट खाने को दौड़ रहा होगा, इसलिए वो ऐसा किए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे, अब घर पे नौकरानी की जरूरत नहीं है। अब फोन करते हैं, कई दिन हो जाता है, साहब को बेचैनी सी लगी रहती है और विमला भी फोन करती है, साहब भी, और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ विमला, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। विमला कहती है साहब मेरे घर पे कोई नहीं है, आप मेरे घर पे आ जाओ। साहब उसके घर पे पहुंच जाते हैं और विमला उनको अंदर लेके जाती है और अंदर से दरवाजे को लगाकर दोनों लोग अंदर रहते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद जो भी करना रहता है वो दोनों अपना अंदर ही रहते हैं। उसके बाद साहब घर चले जाते हैं। ऐसे ही सिलसिला दोस्तों लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। एक दिन साहब अपनी चमचमाती हुई गाड़ी को खड़ा करके दरवाजे पे विमला के और अंदर रूम में बिस्तर पर लेटे हुए थे और विमला भी अंदर ही थी और अंदर से दरवाजा लॉक था। उसके बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे, पति काम पे चला गया था। उस दिन संजोग देखिए पति खाना खाकर नहीं गया था और साहब और इनका कार्यक्रम अंदर चल ही रहा होता है, तभी पति आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है आकर, और एक कार को जैसे ही चमचमाती कार को देखता है सोच में पड़ जाता है कि आखिर हमारे घर के सामने इतना महंगा कार किसका खड़ा हो सकता है। ये सोचकर अंदर दरवाजा पे जाके आवाज देता है तो अंदर से उसकी पत्नी कहती है रुको मैं अभी आ रही हूँ, और तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, क्या काम नहीं मिला आज। उसका पति कहता है देखो विमला, आज मैं खाना खाना भूल गया और तुम मुझे खाना भी नहीं दी और मैं खाना नहीं खाया हूँ, मेरे लिए जल्दी से खाना निकाल दो। अब अंदर दरवाजा भी खोलोगी या बाहर से ही बात करोगी, अंदर बुलाओ मुझे जल्दी, मुझे भूख लगा है और मैं जल्दी से छुट्टी लेकर आया हूँ खाना खाने के लिए। विमला कहती है कि रुक जाओ, कितना जल्दी में हो तुम, अभी मैं आ रही हूँ। विमला के बाल भी बिखरे हुए थे, साड़ी भी इधर उधर खुला हुआ था और विमला घबराई हुई थी। और दरवाजा जैसे ही खोलती है तो देखता है कि बिस्तर पर वही साहब बैठा है जिसके घर में वो काम कर रही थी, और कहता है कि विमला ये साहब हमारे घर पे क्यों आए हैं। तो विमला कहती है कि देखिए ये साहब हमको लेने आए हैं, इनके घर पे काम करने नहीं जा रहे हैं इसलिए लेने आए हैं। विमला का पति कहता है कि ये सब बातें तो बाहर भी हो सकती थी, बिस्तर पे कौन सी बात हो रही है। इतने में उसकी जो चेहरे की रौनक होती है तुरंत ही चली जाती है, मानो कि विमला के चेहरे पे 12 बज गया है।
वो कुछ नहीं बोलती है, बस वहीं चुप खड़ी हो जाती है और साहब से पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने। साहब कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे पत्नी को काम पर लेने आया हूँ दोबारा और कह रहा हूँ कि काम पर चलो, और ये मान ही नहीं रही है। फिर विमला का पति कहता है, देखो साहब, आप बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। आप ये बताइए, आपको अगर मेरे पत्नी को काम पर रखने के लिए ले जाना ही था तो घर से बाहर भी बातें हो सकती थी, बिस्तर पे कौन सी बातें हो रही है। मैं सारा कुछ खेला समझ गया हूँ, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना इतना मार मारूंगा और पूरे गांव में, मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दूंगा। नहीं तो अपना इज्जत बचाना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ जल्दी। साहब कपड़ा भी सही ढंग से नहीं पहनते और वहां से निकल जाते हैं और कहता है कि फिर दोबारा हमारे दरवाजे के सामने कभी दिखाई मत दे देना, नहीं तो तुम्हारे पास पैसे हैं और मैंने वीडियो भी तुम्हारा बना लिया है। मैं जब ये वीडियो चाहूंगा वायरल कर दूंगा तो तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इसलिए कभी दोबारा मेरे घर के सामने नजर तक मत आना। और अपने पत्नी को बहुत मार मारता है और पिटाई करके उसके बाद जहाँ काम किया रहता है वहां जाकर हिसाब करता है और कहता है कि कल तुम सारा सामान समेट लेना, गांव जाने की तैयारी करना, क्योंकि वहां शहर में जाकर काम करता था, पैसे कमाता था। और पत्नी चंद पैसों के लालच में आ जाती थी। वो सोच रहा था और कह रहा था अपने पत्नी से कि तुम मुझे बार बार ये कह रही थी कि हम यहाँ जमीन ले लेंगे, प्लाट ले लेंगे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि तुम क्यों कह रही थी। तुम इस बुढ़े से पैसे लेकर यही काम करती थी और पैसे कमाती थी, मुझे इस बात का पता भी नहीं था। अभी की अभी यहाँ से निकल चलो। तुरंत वहां से सामान पैक करते हैं और बच्चे आ जाते हैं, सब गांव चले जाते हैं। गांव में आकर अपने घर पे रहने लगते हैं और खुशी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। पत्नी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है अपने पति के साथ। दोस्तों, ऐसी घटना हमारे समाज में बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि चंद पैसों के लालच में लोग क्या से क्या नहीं कर बैठते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आप सभी को अच्छा लगती है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब